हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर जो कि है वेक्टर अलजेब्रा। बिल्कुल बेसिक से आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और जितना आपके 12th क्लास के लेवल तक पूछा जाता है वहां तक हम इसे एंड अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स के साथ। कुछ बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर में जो हमें यूज करेंगे, जिनका हमें पता होना जरूरी है। सबसे पहले टर्म है डायरेक्टेड लाइन। तो डायरेक्टेड लाइन होती क्या है? एक सिंपली देखिए, एक लाइन है सिंपली। कोई लाइन कोई भी नाम देते हैं, एल लाइन है, दोनों साइड हमने इसको एरो दे दिया, मतलब ये लाइन इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी, तो दोनों तरफ भी अपनी डायरेक्शन को शो करती है। तो एक ऐसी लाइन जो इन दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन को शो करे वो क्या हमें होगी? वही डायरेक्टेड लाइन, चाहे वो ये वाली डायरेक्शन शो करे या फिर ये वाली, वन ऑफ द टू डायरेक्शन को शो करनी चाहिए, तो लाइन क्या कहलाएगी? डायरेक्टेड लाइन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो हेडिंग है वो है वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है? ये वेक्टर क्या होगा? एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसकी डायरेक्शन भी होगी, यानी कि अ क्वांटिटी हैविंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, वो क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। डिनोट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कोई वेक्टर ए है तो उसके ऊपर इस टाइप से एक एरो, तो ये क्या होगा? इस वेक्टर को डिनोट करने का सिंबल हो गया। ठीक है। अब वेक्टर हो गया। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ठीक है, कोई भी वेक्टर है, ठीक है, उस वेक्टर के जो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट होंगे, ठीक है, तो जैसे इनको मैं डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कोई वेक्टर ये है, इस टाइप से कोई वेक्टर है, वेक्टर आर, तो मान के चलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक पॉइंट, ये भी कोई एक पॉइंट होगा और इस पॉइंट बी पर ही जाके एंड हो रहा है। तो जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है जहाँ से कोई वेक्टर स्टार्ट होता है वो क्या होगा? इनिशियल पॉइंट। और जिस पॉइंट पर वेक्टर जाके खत्म हो रहा है, फिर एंड हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल पॉइंट। इतना समझ में आ गया। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। In distance of the initial and terminal point is called as magnitude। आई बात समझे? मैग्नीट्यूड को कैसे शो करते हैं? हम डिनोट करते हैं, जैसे आर वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड, इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है। हमने डायरेक्ट लाइन पढ़ ली, वेक्टर बता दिया, मैग्नीट्यूड हो गया, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। देखिए, पोजीशन वेक्टर क्या होगा कि हमने कोई थ्री कोऑर्डिनेट्स लिए, हमने एक्स वाई और जेड हमारे तीनों कोऑर्डिनेट ले लिए। अब थ्री डी में हमारा कोई भी पॉइंट पी है, कहीं पर भी एग्जिस्ट करता है, इसके रेस्पेक्ट में ये ओरिजिन मान लेते हैं हम। इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहीं पर भी हमारे स्पेस में एक पी पॉइंट लाई करता है, तो जो वेक्टर होगा ओपी, यानी कि वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। जो वेक्टर ओपी होगा ये क्या होगा? इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। आई बात समझ में? इसको आप कोई भी नाम दे दो, आर, जैसे स्मॉल पी नाम दे सकते हो इसको, इस टाइप से इसको कोई नाम दे सकते हो। अब देखते हैं डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं। पहले डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल के बारे में देखें। ये हमारे पास क्या है? ओ जेड, ओ वाई और ओ एक्स, ये हमारे पास तीनों हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है। अब ये क्या हो? ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन है, ओ है, तो ये कोई पॉइंट है पी। तो सबसे पहले तो अभी हमने देखा कि ओ पी ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट पी का। पी की कोई पॉइंट है एक्स वाई और जेड, ये पी की क्या है? कोऑर्डिनेट्स है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें देखना है कि डायरेक्शन एंगल्स कौन से होते हैं। पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का, एक्स वाई और जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल। जैसे कि ये एक्स है, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन ये, तो ये ओपी जो हमारा क्या है? वेक्टर है, ये इसके साथ जो एंगल बनाता है ये वाला, ये क्या हुआ? डायरेक्शन एंगल हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ऐसे ही वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये वाला एंगल बना रहा है, तो ये कौन सा एंगल हुआ? और डायरेक्शन एंगल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। और सेम ही एंगल बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो ये तीनों जो एंगल है इसको नाम दे देते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन एंगल्स हो गए। आइए बस में, अब इन एंगल्स के साथ ये तो हो गए अल्फा, बीटा और गामा, ये एंगल्स हो गए। अगर इन्हीं की हम कोसाइन वैल्यू लेते हैं, क्योंकि कॉस वैल्यू लेते हैं, कोसाइन वैल्यू, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द पोजीशन वेक्टर ओपी ऑफ पॉइंट पी। आई बता में, यानी कि डायरेक्शन एंगल्स का जो कोसाइन वैल्यू होती है वही हमारी डायरेक्शन कोसाइन कहलाती है।
इनको हम डिनोट किससे कर सकते हैं, एल एम और एन, इनसे इनको डिनोट करते हैं हम, ठीक है। यानी कोई वेक्टर आर है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, एल एम और एन होंगे, ठीक है। इसके बाद पॉइंट आता है डायरेक्शन रेशियो का। अब देखिए इसी डायग्राम में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि फिगर दिस वन में नोट दैट द ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए और पी यानी कि ये वाला एंगल, रेड से बना देते हैं इस एंगल को। एंगल हमारे पास है ओ पी और ए। ये वाले ट्रायंगल में क्या चेक करना है कि ट्रायंगल एक राइट एंगल, ये 3D में जो हमारा पोजीशन पी वेक्टर पी जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पी से हम इस पर एक सीधी लंब डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये इसका बेस हुआ, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बन गया हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर हम cos अल्फा की, जो हमने एंगल अल्फा माना था ये वाला, इस cos अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, cos अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि cos अल्फा इक्वल टू x अपॉन में r वेक्टर। तो cos अल्फा की वैल्यू आ गई x अपॉन r वेक्टर। ऐसे हम क्या करेंगे, बाकी की जो एंगल है ओ पी सी, इस वाले एंगल में चेक करेंगे, इसको हम ग्रीन से बना लेते हैं। ये वाला, ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है इसमें क्या होगा, ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री का है, तो ये हमारे पास क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर हम cos गामा की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आएगा, z अपॉन में r। तो यहाँ से cos गामा की वैल्यू आएगी z अपॉन r। ऐसे ही जो एंगल बच गया ये वाला ट्रायंगल, यहाँ से लेके x एक्सिस, इसकी y एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल है इस वाले में, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया बेस और ये वाला हाइपोटेन्यूज। तो cos बीटा की वैल्यू क्या हो गई, y अपॉन में r वेक्टर, तो ये होगी y अपॉन r वेक्टर। हम क्या करेंगे, जो x y z की जगह यानी कि जो वैल्यूज है इनकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। द cos द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p आल्सो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो हमने पॉइंट p माना था, ये x y z जो हमने पॉइंट माना था, पॉइंट क्या माना हमने, x y और z। अब इन पॉइंट को इन पे रिप्लेस कर देंगे, x की जगह पर cos अल्फा इंटू r लिख सकते हैं, तो हम x की जगह पर लिख देंगे cos अल्फा इंटू r। ऐसे ही y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, r इंटू कॉस बीटा, यहाँ लिख देंगे कॉस बीटा इंटू r। ऐसे z की जगह पर लिख देंगे कॉस गामा इंटू r, यहाँ लिख दिया हमने कॉस गामा इंटू r। ठीक है, अब ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको हमने क्या नाम दिया था, एल एम एन और एन, क्योंकि ये क्या थे डायरेक्शन कोसाइन थे। तो एल आर इंटू में एम आर इंटू में एन आर, तो ये क्या हो गए डायरेक्शन रेशियोज हो गए हमारे। सही बात समझ में कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन तो सिर्फ जो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस की, उनके साथ एंगल जो होते हैं उनकी कोसाइन वैल्यू होती है। लेकिन जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन इंटू में जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड लेंगे इस वेक्टर का, जिससे हमने सिंपली आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आर, तो हमने आर क्या लिया यहाँ पर, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक। यानी कि अगर हम डायरेक्शन रेशियोज को डिफाइन करें तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस। एक्स के लिए एक्स का साथ जो डायरेक्शन कोसाइन था वो और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए क्या बनेगा डायरेक्शन रेशियो, जो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन कोसाइन है वो वाली, उसकी वैल्यू और इनटू में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही जेड के साथ। तो ये हो गए हमारे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। उम्मीद है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में आपको फर्क पता चल गया होगा। ठीक है, एक बात और है मेन पॉइंट की, वो क्या है कि अगर हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा इक्वल टू 1। लेकिन ये किस केस में, इन द केस ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन अगर हम चेक करें जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे इनको, जो एल आर एम आर और एन आर, इनको हम पहले डिनोट कर देंगे ए को बी से और इसको सी से। यानी कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो जरूर नहीं है कि वैल्यू 1 आए, ये नॉट इक्वल टू 1 आती है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन की कोसाइन ले रहे हैं तो उनकी जो स्केयर का सम होगा वो 1 आएगा। अगर हम डायरेक्शन रेशियोज ले रहे हैं तो उनका स्केयर का सम जो होगा वो नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या एडिंग, डायरेक्शन एंगल हो गया।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ वेक्टर। हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से वेक्टर होते हैं। तो सबसे पहला वेक्टर हमारे पास क्या है, जीरो वेक्टर। यानी कि अगर कोई वेक्टर इनिशियल पॉइंट से ही स्टार्ट होकर उसी पॉइंट पर खत्म हो जाए, यानी कि इनिशियल पॉइंट, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसाइड। ठीक है, यानी कि अगर कोई वेक्टर यहीं से इसी पॉइंट से स्टार्ट हो और वापस इसी पॉइंट पर एंड हो जाए या फिर यहीं पर खत्म हो जाता तो क्या कहेगा, जीरो वेक्टर। क्योंकि आपको पता है कि किसी पॉइंट की डिस्टेंस कोई होती नहीं है, और जिसकी यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर है उसकी कोई डिस्टेंस नहीं है तो उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, और उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है तो वो कैसा वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होगा। तो डिनोट हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ए टू ए, ये वेक्टर यहीं पर एंड हो गया तो ये क्या होगा, जीरो वेक्टर है। तो हम ऐसे बी 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 वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, जनरली इसको हम डिनोट करेंगे किस वेक्टर से, ओ वेक्टर। तो ये क्या हुआ, जीरो वेक्टर। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। अब मान चलिए हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ये ए कोई वेक्टर है। अब हम इसका क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं ये वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद वैल्यू आ जाती है वन, यानी कि किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड वन आता है तो कैसा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा। और यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं हम ए ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर है कोइनिशियल वेक्टर। तो देखिए ये कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट मान लेते हैं अपनी मर्जी, कोई पॉइंट क्यू ले लेते हैं। एक वेक्टर तो इधर जा रहा है, इस वेक्टर को नाम दे दिया आर वेक्टर, और एक वेक्टर जा रहा है ऐसे, इसको नाम दे दिया एम वेक्टर। तो इस पॉइंट से दोनों वेक्टर एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही जगह से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों वेक्टर जो कहलाएंगे ये होंगे को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर। यानी कि ऐसे दो वेक्टर जिनका जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम हो, वो क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कौन से होंगे, यानी कि कोई भी लाइन हम ले लेते हैं ये, अगर इस लाइन के पैरेलल कितने वेक्टर ले लीजिए, जैसे एक वेक्टर हमने ले लिया, एक वेक्टर हमने ले लिया वेक्टर बी, और भी ले लेते हैं वेक्टर, ये सभी वेक्टर इस लाइन के या फिर एक दूसरे के सभी पैरेलल है, तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर। यानी कि अगर कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस टाइप से दो वेक्टर, अगर इनका मैग्नीट्यूड भी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल आता है और इनकी डायरेक्शन सेम होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि हमें चाहिए सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। अब हम जाकर क्या कहेंगे कि ये वेक्टर्स हैं, ये कैसे हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी वो है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, यानी कि अगर कोई वेक्टर आपके पास ए बी, ए इस टाइप से वेक्टर है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस का ए होगा। जैसे कि अगर हम वेक्टर इस टाइप से ले रहे हैं ए बी वेक्टर, ठीक है, तो उसका नेगेटिव क्या कर देंगे, माइनस का बी ए वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव ऑफ सी बी हो जाएगा। नेगेटिव में कुछ नहीं होता, मान लो अगर ये वेक्टर इस टाइप से जा रहा है तो जो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। अगर कोई वेक्टर इधर जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो ऐसा ही वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने अभी देखी है। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी, छोटी छोटी सी बातें हैं नॉर्मल सी। तो इन्हीं के बेस हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, कंप्लीट आज एक्सरसाइज 10.1। हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के लिए पहले बना लेते हैं अपना, इस टाइप का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई, नेगेटिव वाई और नेगेटिव। आपको पता है ये क्या है, नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट की हमारी डायरेक्शंस बन गई। अब हमें क्या चाहिए, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ चाहिए।
यानी कि नॉर्थ के ईस्ट में, यानी कि इधर साइड कितने डिग्री का एंगल चाहिए, 30 डिग्री। तो मान के चलो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री का एंगल हमने लेते हैं, तो ये कोई वेक्टर हो गई, ठीक है। इसकी लेकिन डिस्टेंस क्या चाहिए, 40 किलोमीटर। तो हम यहाँ तो कोई मेजरमेंट डाल देते हैं कि यहाँ पे क्या है, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो इस टाइप से इसका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। आप यहाँ पर चाहो तो ऐसे ही उड़ा सकते हो स्टेप्स, यानी कि एक स्टेप का मतलब है ये कितना 10 किलोमीटर है। तो आपने 1, 2, 3 और 4 डाल दी ना, तो ये कितना हो गया, 40 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज ए स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर तो आपने भी देखा था, लेकिन अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड की मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, यानी कि हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट हैविंग डायरेक्शन, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी या फिर स्केलर वैल्यू। अच्छा, अब 10 केजी है, 10 केजी वेट है, इसका कोई डायरेक्शन तो है नहीं कि किधर इसका वेट कौन सी डायरेक्शन में, सिंपली 10 केजी का एक वेट है, तो ये कैसी क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी। अगर 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, अब देखिए 2 मीटर इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, इसकी डायरेक्शन दे रही है, तो ये कैसा हुआ, वेक्टर हुआ। ये सॉरी, ये कैसी स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, पहले वाली स्केलर है, दूसरी वाली क्या है, वेक्टर। अच्छा, 40 डिग्री, 40 डिग्री सिंपली एक मेजरमेंट बताता है, क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन हमें किसी डायरेक्शन का इंडिकेशन नहीं देता कि डायरेक्शन नॉर्थ है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, डायरेक्शन के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करी गई है। ये कैसी क्वांटिटी हुई, ये हुई स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही 40 वाट, 40 वाट भी एक तरीके से क्या है, ओनली स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या है कि वह यूनिट है, किसी पावर की यूनिट है। 40 वाट क्या है, एक मेजरिंग यूनिट है, और सिर्फ इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो ये कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5, ये क्या है, कूलाम। कूलाम किसकी चार्ज की यूनिट है, ये इसमें सिर्फ क्या दे रखा है हमें, एक वो दे रखी है कि कोई मेजरमेंट यानी कि मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसमें कोई डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करी गई है, तो ये कैसी क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसी क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये किसकी मेजरमेंट है, किसकी यूनिट है, ये है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज शामिल होती हैं, तो ये कौन सी वेक्टर। क्वेश्चन ये है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर और वेक्टर। तो टाइम पीरियड सिंपल सी बात है, स्केलर है। डिस्टेंस भी स्केलर है। फोर्स हमारे पास वेक्टर है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं। वेलोसिटी भी हमारे पास कैसी है, वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन, वर्क डन हमारे पास है एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा गया है, इन द फिगर 10.6, ये आपके पास डायग्राम है, आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें बताना है कि जो वेक्टर्स हैं कौन कौन से, किस टाइप के हैं। तो पहले हमें बताना है को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से हैं। अब मैंने आपको बताया था कि को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, यानी कि इनका इनिशियल पॉइंट कैसा होना चाहिए, सेम पॉइंट होना चाहिए। लेकिन इनकी डायरेक्शन में फिर से बना देता हूँ इसमें अच्छी तरह से, इस टाइप से इनकी डायरेक्शन है बीच में। अब देखिए, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर, अब ये तो पॉइंट है, देखिए इससे ये वाला वेक्टर भी स्टार्ट हो रहा है और ये वाला भी, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर डी, ये कैसे वेक्टर है, ये को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, और तो इसमें कोई नहीं है। अब हमें देखना है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मैंने बताया था कि जिनके डायरेक्शन सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। तो वेक्टर ए है, इधर की साइड है, और इतना ही वेक्टर क्या है, लेकिन सी कैसा है, सी हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, इसका मतलब और चेक करते हैं। अब वेक्टर बी, ये भी नीचे की तरफ है और वेक्टर डी भी नीचे की तरफ है, और ये क्या है, इक्वल में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल वेक्टर में क्या आएगा, वेक्टर बी और वेक्टर डी, ये कैसे वेक्टर है, ये इक्वल वेक्टर है। कोलिनियर बट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलिनियर बट नॉट इक्वल, हमें ऐसे वेक्टर चाहिए जो कोलिनियर हो लेकिन इक्वल नहीं हो। कोलिनियर मैंने बताया था कि आपस में पैरेलल होनी चाहिए, या किसी एक लाइन के पैरेलल हो सकते हैं, फिर वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं, वो कौन से होंगे, कोलिनियर वेक्टर। अब देखिए कि देखिए ये वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर सी, ये कैसे हैं, कोलिनियर है। वेक्टर डी और वेक्टर बी भी कोलिनियर, लेकिन ये वेक्टर बी डी और वेक्टर बी, ये वेक्टर इक्वल है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये पैरेलल है, तो हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर सी कैसे हैं, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना हमें कि आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ए, यानी कि नेगेटिव ऑफ ए आर कोलिनियर,
तो हमें बिल्कुल कोलिनियर होते हैं, एक के पैरेलल है बस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा ट्रू होगा। नेक्स्ट है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जरूरी थोड़ी कि अगर वेक्टर कोलिनियर हैं तो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, वो सिर्फ क्या होते हैं पैरेलल की कंडीशन को फॉलो करते हैं। इक्वल हो या नहीं हो उसका हमें कुछ नहीं पता, या फिर जरूरी नहीं है कि इक्वल हो सकता है वेक्टर ये है ये इस लाइन के पैरेलल है, तो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल थोड़ी है लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो कोलिनियर के लिए सिर्फ पैरेललिज्म की कंडीशन फॉलो करते हैं, तो इसका आंसर होगा फोर। नेक्स्ट है टू वेक्टर्स हैविंग सेम। देखिए नेक्स्ट हमें देखना टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। मैं एक वेक्टर इस टाइप से लेता हूँ, इसकी यूनिट का मैग्नीट्यूड 5 मान लेते हैं और एक वेक्टर ऐसे लेता हूँ, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये मतलब क्या ये कोलिनियर हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो वो कोलिनियर हो, वो परपेंडिकुलर या फिर क्रॉस वेक्टर भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा? नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। इसमें बताया कि दो कोलिनियर वेक्टर एक इस टाइप से हैं और एक हम इस टाइप से लेते हैं, इनका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 5, 5 या फिर 50-50 कर लो। तो देखिए इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। तो ये कैसे हुई? अनइक्वल वेक्टर हुई। ये हमने पढ़ा था इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड ही होना चाहिए इक्वल और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तब जाकर हम बोलेंगे कि वो इक्वल वेक्टर है। लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है वो ज़रूर नहीं है कि कोलिनियर वेक्टर हों। अगर उनका डायरेक्शन भी सेम है, तो जाकर हम बोलेंगे कि वो कैसे इक्वल वेक्टर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।